Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे रिसर्च प्लान प्रोसीजर के बारे में. ऑलरेडी हम 2 पार्ट यहाँ पर कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूँगी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. हमने अपने पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्केबल हाइपोथेसिस होते हैं, आपके स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस होते हैं, राइट. अब यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर वर्केबल हाइपोथेसिस. जो हमने हाइपोथेसिस को क्रिएट किया है उसको किस तरीके से हम वर्केबल बना सकते हैं, ठीक है. क्योंकि जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, वो रिसर्च करने लायक होने चाहिए, ठीक है. सो हाइपोथेसिस कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द रिसर्च स्टडी. व्हेन अ प्रॉब्लम इज फेल्ट वी रिक्वायर्स द हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन इट. क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि गेस वर्क होता है, हंचेस होते हैं, जहां पर हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस निकालते हैं और उनके बेसिस पर आगे रिसर्च करते हैं, ठीक है. सो जनरली there is more than one hypothesis which aims at explaining the same fact. अब मैंने आपको बताया कि जो आपके hypothesis होते हैं वो ज़रूरी नहीं एक हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर 10 सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अब उसमें से कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है वो आप रिसर्च के थ्रू ही पता कर सकते हैं, ठीक है. बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी इक्वली गुड, राइट. सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे सोल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं किसी एक प्रॉब्लम के, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली गुड हो. उसमें से कोई ऐसा सोल्यूशन होगा जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एप्रोप्रिएट होगा, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके नियरेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसका आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन भी हो, तो हम उसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. देयरफॉर हाउ कैन वी जज अ हाइपोथेसिस टू बी ट्रू और फॉल्स और गुड और बैड. अब हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने 10 सॉल्यूशंस निकाले किसी एक प्रॉब्लम के, तो आप ये कैसे डायग्नोज कर पाएंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं उसमें से कौन सा हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है, कौन सा हाइपोथेसिस फॉल्स है, या फिर कौन हमारी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व कर पाएगा, ठीक है. सो द फॉर्मल कंडीशन लेड डाउन बाय थिंकर्स प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर जजिंग अ हाइपोथेसिस एज गुड और वैलिड. तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर आप ये देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि जितने भी हमने हाइपोथेसिस यहाँ पर फॉर्म किए हैं उनमें से कौन सा ऐसा हाइपोथेसिस है जो सही है और जो वैलिड है. क्योंकि जो आपका हाइपोथेसिस वैलिड होगा आप उसी पे फर्दर रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट अ हाइपोथेसिस शुड बी एम्पिरिकली वेरीफाइबल. अब एम्पिरिकली वेरीफाइबल का क्या मतलब होता है कि इन रियलिटी हम उसको वेरीफाई कर सके, हमारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ वैलिड हाइपोथेसिस इज दैट इट शुड बी एम्पिरिकली वेरीफाइबल. अ हाइपोथेसिस इज सेड टू बी वेरीफाइबल if it can be shown to be either true or false by comparing with the facts of experience directly or indirectly. देखिए किसी भी चीज़ को आप कैसे वेरीफाई करते हैं, जब आपके पास एक किसी चीज़ का स्टैंडर्ड होता है या फिर आप किसी से उसको कंपेयर कर पाते हैं, तभी आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, मैंने इसके थ्रू कंफर्म करके देखा है, ठीक है. तो जो आप यहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं वो भी वेरीफाइबल होना चाहिए. अगर हम कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, ठीक है. सो हाइपोथेसिस इज ट्रू इफ इट कन्फर्स टू द फैक्ट्स एंड इट इज फॉल्स इफ इट डज नॉट, ठीक है. हमने जिस भी चीज़ से कंपेयर किया है अगर हमको यहाँ पर रिजल्ट सही मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी यहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट किया था वो वेरीफाइबल था और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है. लेकिन अगर आप उसको फैक्ट्स के थ्रू वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वो सही नहीं है, ठीक है. सो एम्पिरिकल वेरिफिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट अ हाइपोथेसिस शुड बी रेलिवेंट. हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वो रेलिवेंट होना
चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हमने कोई प्रॉब्लम है उसका कुछ भी सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया है जिसका उस प्रॉब्लम से या तो कोई मतलब नहीं है या फिर वो उस प्रॉब्लम के लिए रेलेवेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस इज ऑलवेज टू एक्सप्लेन सम फैक्ट्स। अब देखिए, कोई भी चीज रेलेवेंट तब होगी जब आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एविडेंस दे पाएंगे, किसी फैक्ट्स उसको कंपेयर कर पाएंगे, आप बता सकेंगे कि हाँ हमारे पास ये फैक्ट्स हैं और इसके बेसिस पर हमने ये इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं। ठीक है, तभी तो वो चीज रेलेवेंट होगी, राइट। सो इट मस्ट प्रोवाइड एन आंसर टू द प्रॉब्लम विच इनिशिएटेड द इंक्वायरी। तो आपका जो हाइपोथेसिस ऑब्वियस सी बात है आप इसीलिए क्रिएट ही कर रहे हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर सोल्यूशन नहीं देंगे जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे आपका जो हाइपोथेसिस होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा। सो हाइपोथेसिस इज कॉल्ड रेलेवेंट इफ इट कैन एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ इंक्वायरी। अगर आप फैक्ट्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इलैबोरेट कर पा रहे हो, बता पा रहे हो कि आपने हाइपोथेसिस किस बेसिस पे बनाया है, कहाँ से आपने इसके रिसोर्सेज लिए हैं, आपको कैसे पता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऐसा सोल्यूशन बन सकता है, तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी हाइपोथेसिस तभी रेलेवेंट कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट हैव प्रेडिक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी पावर। एक्सप्लेनेटरी पावर मतलब जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेनेशन दे सके, आप उसको इलैबोरेट करके बता सके कि आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वो क्यों किया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज करने की कुछ एक वजह होती है। अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो तो उसकी भी कुछ एक वजह है। हो सकता है आप सोसाइटी के लिए यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हो, जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है उनकी फाइंडिंग्स में कुछ गैप रह गए थे, आप उन गैप्स को फिल करना चाह रहे हो, है ना। तो हमारी रिसर्च का जब कोई मोटिव होता है तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन कर पाएगा, तभी हम आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो एक्सप्लेनेटरी पावर मीन्स दैट अ गुड हाइपोथेसिस ओवर एंड अबव द फैक्ट्स it proposes to explain must also explain some other facts which are beyond its original scope। तो जो हमारा hypothesis है वो explanatory होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो अदर फैक्ट्स हैं जो हम अपने हाइपोथेसिस में यूज कर रहे हैं हम उनको भी एक्सप्लेन कर सके, तभी एक हाइपोथेसिस अच्छा हाइपोथेसिस कहलाता है। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ली है, ठीक है, और आपने उसके लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस को क्रिएट किया है, फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसके लिए हमने कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी ली है। ठीक, हो सकता है डायरेक्टली वो हमारी रिसर्च से मतलब ना रखती हो, बट उसका डेटा हमको कहीं ना कहीं आगे हेल्प करता है, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, अपने हाइपोथेसिस में ऐड किया है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर सके एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है। ठीक, सो वी मस्ट बी एबल टू डिड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स which can be deduced from a hypothesis. The wider the range, the greater is its explanatory power. हमारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसमें हम डिफरेंट फैक्ट्स को यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएं, उनको इन्फर कर पाएं, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रेंज रहेगी हमारी हाइपोथेसिस की उतना ज़्यादा हम अपने हाइपोथेसिस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट फर्निश अ बेस फॉर डिडक्टिव इन्फ्रेंस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो हमारा हाइपोथेसिस है अगर हमने उसको क्रिएट किया है, उसको फॉर्मुलेट किया है, तो उसका कुछ एक बेस होगा ही होगा, क्योंकि जिस चीज़ के हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज नहीं है हम उसके लिए हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं, राइट। सो इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी ऑलवेज पास फ्रॉम नोन टू अननोन। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रॉम नोन टू अननोन की, तो ये आपके कहलाते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आप कह सकते हैं। ये बेसिकली बीएड में पढ़ाया जाता है। अगर आप में से किसी ने बीएड किया है तो आपने पढ़ा होगा, और अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोन टू अननोन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम सबसे पहले स्टूडेंट को उसे रिकॉल करवाते हैं। ठीक है, और उसको रिकॉल करवाने के बाद हम उसको नई नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। तो हमें जब भी कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है तो हम फ्रॉम नोन टू अननोन ही जाएंगे, है ना। जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, जो नॉलेज है, हम उसी को बेस बना के अपने हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, और फिर जब हम रिसर्च करते हैं तो कई ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो हमें पता
चलते हैं, तो हमें नई नॉलेज तब मिलती है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू इन्फर एनीथिंग फ्रॉम द एब्सोल्युटली अननोन। ठीक है, जो चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, आप उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते, कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन ओनली इन्फर व्हाट वुड हैपन अंडर सपोज्ड कंडीशन बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ नेचर वी पोजेस। तो हमारे पास जो नॉलेज है हम उसी के बेसिस पर ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं और जो भी कंडीशंस है उनको वहां पर इन्फर कर सकते हैं। ठीक, हेंस आवर हाइपोथेसिस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद आवर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है दैट अ हाइपोथेसिस डज नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड नॉलेज। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसी को बेस बना के हम अपने हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब जो फैक्ट्स हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है वो ऑथेंटिक हैं। ठीक है, तो हम उनके खिलाफ जाके यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस को क्रिएट नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जितनी भी पीछे रिसर्च हुई हैं या फिर जो भी ये फैक्ट्स हैं ये सब गलत हैं, ये सब वेग हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो एज फार एज पॉसिबल अ न्यू हाइपोथेसिस शुड नॉट गो अगेंस्ट एनी प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड लॉ और knowledge. ठीक है, so the new hypothesis is expected to be consistent with the established knowledge. जो already knowledge है, जिस भी टॉपिक पे अभी मान लेते हैं कोई भी रिसर्च हुई है, ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जितनी भी रिसर्च पीछे हुई है वो सब गलत है उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे आपका हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, वो एक कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस होना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट अ हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल। आपका जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने हाइपोथेसिस को ही कॉम्प्लेक्स कर दिया तो आपको खुद रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, सो ये भी एक आपका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होता है, गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो हम अपने स्टूडेंट को सबसे पहले सिंपल चीज़ें समझाते हैं जो उसको ईजिली रिटेन हो जाए, जिसको वो आसानी से समझ ले, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप अच्छी लग रही होगी। सो अ सिंपल हाइपोथेसिस इज प्रेफरेबल टू अ कॉम्प्लेक्स वन। इट समटाइम्स हैपेंस दैट देयर आर two or more hypotheses which explain a given fact equally well. So both of them are verified by the observable facts. So both of them have a predictive power and both are consistent and with established knowledge. So all the important conditions of hypothesis are thus satisfied by them. So in such case the simpler one is to be accepted in the preference to the कॉम्प्लेक्स वन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि मान लेते हैं आपके पास दो या दो से ज़्यादा हाइपोथेसिस है और इक्वली सब सही हाइपोथेसिस हैं। ठीक है, वो रेलेवेंट भी हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, उनमें प्रॉपर नॉलेज भी है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम उसी हाइपोथेसिस को चूज करेंगे जो सिंपल होगा, उसी को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो भी हाइपोथेसिस आप क्रिएट करिए वो सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड सर्टेन। तो हमारा हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रॉपरली आपके हाइपोथेसिस को डिफाइन कर रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आपको यूज करने चाहिए। ठीक है, आप उसमें कोई भी ऐसे वर्ड्स को नहीं यूज कर सकते जो ये दिखाएं कि आपका हाइपोथेसिस एम्बिगुअस है या फिर वेग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यूज किया, उसमें कोई भी सेंटेंस आपने फॉर्म किया, कोई भी हाइपोथेसिस बनाया, उसमें आपने यूज किया मे बी, चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सर्टेनिटी नहीं पता चल रही है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को नहीं यूज किया जाता हाइपोथेसिस में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दैट अ हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जो भी टेक्निक्स हमें यूज करनी है, हाइपोथेसिस हमारा उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सो इफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर नॉट अवेलेबल वी कैन नॉट टेस्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना हाइपोथेसिस तो क्रिएट कर लिया, बट उसको मेजर करने के लिए कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास नहीं है, तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, राइट। सो देयरफॉर the hypothesis should be formulated only after due thought is given to the methods and techniques that can be used to measure the concept and variables related to the
हाइपोथेसिस। जब भी हम अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करें, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को हम इसमें यूज़ कर पाएंगे। अगर लग रहा है कि हम इसमें कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हमें अपने हाइपोथेसिस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक उस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम रिसर्च भी उस पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा हाइपोथेसिस हम कैसे बना सकते हैं? पहला पॉइंट है कि एक सॉलिड क्वेश्चन होना चाहिए, हमारे पास एक वैलिड प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी हम उसका एक वैलिड सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। सेकंड है हमारा बैकग्राउंड रिसर्च इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका लिटरेचर रिव्यू। जितनी भी हमारी रिसर्च हुई है, आर्टिकल्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, उससे रिलेटेड हमें उन्हें स्टडी करना ज़रूरी है, तभी हम अपने हाइपोथेसिस को प्रॉपरली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेकिंग श्योर इट इज़ टेस्टेबल। अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था कि हम टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस पे, राइट। तो हम इन हाइपोथेसिस पे टूल्स एंड टेक्निक्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो टेस्टेबल होंगी, राइट। तो हमें अपना हाइपोथेसिस इस तरीके से ही बनाना है ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें और फर्दर उसको वेरीफाई भी कर सकें। ठीक है, और लास्ट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके हाइपोथेसिस में होने चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो अगर किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथेसिस स्टेजेस के बारे में। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेज इज फीलिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क यही है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रिसर्चर रिवील सर्टेन फैक्ट्स, दीज फैक्ट्स पोज अ प्रॉब्लम। जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, डेटा है, उन्हीं से ही हो सकता है हमको यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम मिल जाए। ठीक है, जो भी गैप्स होते हैं किसी एक रिसर्च में, गैप्स का मतलब ये हुआ कि किसी एक रिसर्च ने कुछ फाइंड किया, किसी एक रिसर्च ने कुछ और फाइंड किया, लेकिन आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर रिसर्च में कहीं कुछ कमी है, इस एरिया को भी एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई? प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे? उस प्रॉब्लम को आगे ले जाकर उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। तो जो रिसर्च ऑलरेडी हुई है उनमें ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, द सेकेंड स्टेज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया? प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस बनाएंगे। सो अ टेंटेटिव सपोजिशन और गेस इज मेड टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स विच कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो अभी हमने ये पॉइंट पीछे डिस्कस किया था कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। भले वो एक गेस है, भले हो सकता है हमने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया, टेंटेटिव सोल्यूशन दिया है, बट उसके रिगार्डिंग हमारे पास एविडेंस, फैक्ट्स होने चाहिए जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एट दिस स्टेज some past experience is necessary to pick up significant aspects of observed facts. Without the previous knowledge, the investigation becomes difficult if it not impossible. ठीक है, तो अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज रहेगी तो यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टिगेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो रिसर्च हो तो सकती है बट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ को पहली बार फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना ही आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स है, ना कोई डेटा है, ना कोई प्रीवियस नॉलेज है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी आपको रिसर्च करने में। ठीक है, the third stage is deductive development of hypothesis using deductive reasoning. The researcher uses the hypothesis as a premise and draws a conclusion from it. So मैंने आप लोगों को डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था जब भी डिडक्टिव अप्रोच की बात होगी हम जीएस की बात करेंगे। जीएस मतलब गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो हमारे पास जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो जनरलाइज्ड है। ठीक है, अब हमको उस नॉलेज को अपनी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करना है और हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई? स्पेसिफिक इन नेचर हो गई। ठीक, तो जो भी हमने यहाँ पर अपनी हाइपोथेसिस को क्रिएट किया है इसके थ्रू हम यहाँ पर कंक्लूजन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रेमाइस। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आप सभी लोगों ने सिलोजिज्म ज़रूर पढ़ी होगी आई गेस, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी,
ठीक है, यहाँ पर हमको 2 प्रीमाइस या फिर 2 स्टेटमेंट दे दी जाते थे और उसके बाद हमको 2-3 यहाँ पे कंक्लूजन दिए जाते थे, तो हमें बताना होता था कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है ना। ये सब आपके 1 डे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि दैट द रिसर्चर यूजेस हाइपोथेसिस एज अ प्रीमाइस। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे 2 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन लिखा दैट सम बी आर सी, ठीक है, एक और कंक्लूजन लिख लिया सम ए आर सी। ठीक, अब अगर इसका वेन डायग्राम बनाए हम लोग बहुत ही सिंपल सा, तो ये बन जाएगा ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब हमें देखना है कि जो कंक्लूजन्स है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सम बी आर सी, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि सारे ही बी सी हैं, तो सम बी आर सी होंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है सम ए आर सी, तो कुछ ए सी हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर दिया होता एक और स्टेटमेंट नो ए आर बी, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या किया जाता है आपके हाइपोथेसिस में भी, जब आपका प्रीमाइस होता है, मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट आपने जो बनाया है उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि वो उसको कितना फॉलो कर रहा है। ठीक, एंड एट द लास्ट स्टेज इज द वेरिफिकेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और लास्ट स्टेज क्या होती है, जहाँ पर हमने जो हाइपोथेसिस को फॉर्म किया है उसको वेरीफाई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक, सो दिस कंसिस्ट इन फाइंडिंग वेदर द कंक्लूजन ड्रॉन एट द थर्ड स्टेज इज रियली ट्रू। ठीक है, यहाँ पर अगर यही एग्जाम्पल आप ले लें, तो हमने यहाँ पे 2 प्रीमाइस यहाँ पे बनाए, ठीक है, और हमने इसके लिए 3 कंक्लूजन्स यहाँ पे लिखे। अब हमें ये देखना था कि ये कंक्लूजन्स सही हैं या नहीं है, राइट। सो वेरिफिकेशन कंसिस्ट इन फाइंडिंग वेदर द हाइपोथेसिस अग्रीज विद द fact. If the hypothesis stands the test of verification, it is accepted as an explanation of the problem. But if hypothesis does not stand the test of verification, the researcher has to search for further solution. सिंपल सा यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, अगर हम उसको वेरीफाई कर पाए हैं तो इसका मतलब है वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन अगर हम अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो रिसर्चर को यहाँ पर दोबारा फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत है, कुछ और चीज़ों को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिससे आप इजीली रिलेट भी कर सकें और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होती है, हम लोग कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं और किस तरीके से हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। ठीक, अब सभी लोगों ने कोई ना कोई व्हीकल तो यूज़ करी होगी, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, राइट। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो भी व्हीकल है, सडनली उसका जो इंजन है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि क्या रीज़न है, क्यों मेरी जो गाड़ी है, मेरी व्हीकल है, यहाँ पे बंद हो गई। ठीक, अब पास्ट एक्सपीरियंस से आपने यहाँ पर ये इन्फर किया कि हो सकता है जो मेरी व्हीकल है उसका पेट्रोल नॉब ऑन करना मैं भूल गया, ठीक है, इसलिए इंजन अचानक से बंद हो गया हो। ठीक, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मेरी जो व्हीकल उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, इसलिए इंजन बंद हो गया। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपकी व्हीकल है उसका जो प्लग है वो साफ़ नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर प्लग में प्रॉब्लम है तो आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट को चेक करने की कोशिश करोगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, आपकी जो व्हीकल है वो सडनली स्टॉप हो गई, तो ये यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने यहाँ पे कॉजेज़ देखे कि क्यों आपकी व्हीकल बंद हो गई। ठीक है, और आपने यहाँ पे 3 रीज़न देखे कि इन 3 रीज़न की वजह से मेरी जो व्हीकल है वो बंद हो सकती है, उसका इंजन बंद हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहला रीज़न हमने देखा था कि पेट्रोल नॉब हमने ऑन करने भूल गए। तो हो सकता है हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि हाँ पेट्रोल नॉब नहीं ऑन थी तो हमने ऑन कर दिया, लेकिन अगर ऑन थी तो हमने उसको छोड़ दिया। हम आए फिर दूसरे रीज़न की तरफ। दूसरा रीज़न क्या है कि हमारा जो पेट्रोल टैंक है वो उसमें पेट्रोल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चेक किया तो पेट्रोल भी था। ठीक, अगर नहीं होता तो हम उसको फिल करा लेते। ठीक, लास्ट रीज़न क्या देखा हमने
कि यहाँ पे जो हमारा प्लग है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, अब हमने जब अपने दोनों रीजंस को यहाँ पर दोनों कॉजेज़ को चेक कर लिया, इसके बाद हमको ये तो पता चल गया कि इन दोनों की वजह से तो हमारा इंजन नहीं बंद हुआ है, राइट। तो हम आए अपने तीसरे कॉज की तरफ जहाँ पर बोल रहा है कि आपके प्लग में प्रॉब्लम है। तो आपने अपने प्लग को प्रॉपरली साफ़ करके देखा और उसके बाद अपनी गाड़ी को जब स्टार्ट किया, अपनी व्हीकल को, तो आपकी जो व्हीकल है वो स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम किस में थी, आपके प्लग में ही थी। ठीक, यहाँ पर हमने जो 3 कॉजेज लिए ये आपके क्या हो गए, हाइपोथेसिस हो गए, है ना। आपने यहाँ पे सॉल्यूशंस ही तो फॉर्म किए, टेंटेटिव सॉल्यूशंस, टेंटेटिव स्टेटमेंट कि हो सकता है ये रीज़न हो सकता है ये रीज़न हो सकता है ये रीज़न हो, और एक एक करके हमने क्या किया, उन रीजंस को इम्प्लीमेंट करके देखा, उन कॉजेज़ को इम्प्लीमेंट करके देखा, और फाइनली हम अपने सोल्यूशन तक पहुँच गए, अपने कंक्लूजन तक पहुँच गए। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे, कि किस तरीके से हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन द हाइपोथेसिस हैज बीन फ्रेम्ड इन द रिसर्च स्टडी इट मस्ट बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स। तो हाइपोथेसिस जो भी आपने क्रिएट किया है वो टेस्टेबल होना चाहिए, वो वेरीफिएबल होना चाहिए। ठीक है, सो वेरीफिएबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस मीन्स टेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्ट के बेसिस पर अगर हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, वेरीफाई किया, वो सही आया गलत आया, तो हम यहाँ पर इजीली ये तो बोल सकते हैं कि हमने हाइपोथेसिस को अपने टेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, तो ये वेरीफिएबल होगा। So if the hypothesis agrees with the facts, it is said to be true and may be accepted as the explanation of the fact. But if it does not agree to it, it is said to be false. So such a false hypothesis is either totally rejected or modified. तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हो सकती है। जब आप उसको वेरीफाई करें तो हो सकता है वो सही आए, इसका मतलब है कि जो आपने फैक्ट्स लिए तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपने जब वेरीफाई किया तो आपने देखा कि ये अग्री नहीं कर रहा है, ये उसके साथ नहीं जा रहा है। ठीक, तो हो सकता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को या तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक, सो वेरिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप, एक होता है हमारा डायरेक्ट वेरिफिकेशन और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। सबसे पहले बात करें अगर हम डायरेक्ट वेरिफिकेशन की, सो डायरेक्ट वेरिफिकेशन में बी ईदर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हम वहीं से ही वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई लेबोरेटरी टेस्ट किया, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, तो वो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ आपको यहाँ पर डिडक्टिव स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, डिडक्टिव डेवलपमेंट होता है आपके हाइपोथेसिस का, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फाइंडिंग्स होती है उनको फर्दर प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, सो इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज आर डिड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोथेसिस। तो हम अपने हाइपोथेसिस से कुछ चीज़ों को यहाँ पर इन्फर करते हैं एंड देन दे आर वेरीफाइड डायरेक्टली। ठीक है, तो 2 स्टेप यहाँ पर हो जाते हैं। पहला स्टेप डिडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस और दूसरा फाइंडिंग वेदर द प्रेडिक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो। ठीक है, if the predicted consequences come true, the hypothesis is said to be indirectly verified. Verification may be done directly or indirectly or through logical methods. तो verification important होता है, चाहे वो directly verify किया गया हो चाहे indirectly। directly अगर हम करना चाहते हैं तो हम experiments या observation through कर सकते हैं, जैसा आप अपने laboratory में कोई experiment करते हैं वहाँ से आप directly verify कर लेते हैं। और जो आपका indirect verification होता है वो 2 step process होता है, जहाँ पे first step होता है आपका deductive development of hypothesis, उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है हम उसको फर्दर प्रेडिक्ट करते हैं। अगर जो कॉन्सिक्वेंसेज उनको जो प्रेडिक्ट किया गया है वो सही होती हैं तो हम उसको वेरीफाइड मानते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस इज डन बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। हम जब भी अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिनको टूल्स एंड टेक्निक्स के नाम से अभी तक हम जान रहे थे। सो टेस्टिंग इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन अजम्पशन और हाइपोथेसिस अबाउट अ रैंडम वेरिएबल यूजिंग सैंपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ये हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर टेस्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, सो द अजम्पशन इज द नल हाइपोथेसिस एंड इट इज टेस्टेड अगेंस्ट सम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है
और इसी के बेसिस पर आगे आपके जो टॉपिक्स हैं हाइपोथेसिस पार्ट 1 एंड 2 उसको स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। मैं इसके लिए आपको ज़रूर से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, द रीज़न बीइंग कि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, फर्स्ट है सेलेक्ट अ सैंपल एंड कलेक्ट द डेटा। तो हमें जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल्स को गैदर करते हैं और प्रॉपरली उसको अरेंज करते हैं, मतलब डेटा को अपने कलेक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कन्वर्ट द वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स इनटू स्टैटिस्टिकल फॉर्म सच एज मीन और प्रोपोर्शन। अब हमारे पास जो डेटा आया वो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, बट यहाँ पर अगर हमें मेजर करना है तो हमें उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फॉर्म्युलेट हाइपोथेसिस। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। देन सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द डेटा। इसके बाद हम डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं अपने डेटा के लिए, ठीक है। अब ये टेस्ट आपके टी टेस्ट भी होता है, जेड टेस्ट भी होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो हमको पढ़ने हैं, जैसे आपका टी टेस्ट है, आपका जेड टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं सबकी जब हम उनको यूज करते हैं कि अगर टी टेस्ट की बात करें या जेड टेस्ट की या काई स्क्वायर टेस्ट की, तो क्या पैरामीटर्स हैं, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कौन सा टेस्ट कब यूज करना है, ये सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम उस पर एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्म कंप्यूटेशन। उसके बाद हम इस टेस्ट को लगाने के बाद कंप्यूटेशन करते हैं एंड फाइनली ड्रॉ द इन्फरेंस ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर हम ये इन्फर करते हैं कि हमें यहाँ पर अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए जिनको भी अगर ये लग रहा हो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, जो भी मैं बात कर रही हूँ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगी आपके साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए, बाकी मैं आपको फर्दर इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के यूजेस क्या है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूजेस की बात करें, यूटिलिटी की बात करें, सो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेनी अ रिसर्च वर्क। कोई भी रिसर्च वर्क होगा उसके लिए हमें हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई भी रिसर्च बिना हाइपोथेसिस के नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द डायरेक्शन इन विच टू प्रोसीड। जो भी आपने अपने टेंटेटिव सॉल्यूशंस को फॉर्म किया है उसके बेसिस पर ही आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपको पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे रिसर्च करनी है और कैसे प्रोसेस आगे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग पर्टिनेंट फैक्ट्स। जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया है तो हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड तो यहाँ पर फैक्ट्स है, डेटा है, उनको कलेक्ट करेंगे, है ना। तो काफी स्पेसिफिक हो जाता है, हम उसी चीज से रिलेटेड फिर क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट या गैदर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है दैट इट इज एन एड टू एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस आपका एक्सप्लेनेशन में हेल्प करता है और आपका हाइपोथेसिस खुद भी एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन। तो हमारी जब प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो जो कंक्लूजन भी निकलेगा वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ही निकलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन टेस्टिंग थ्योरीज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस के थ्रू थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। अभी आपने देखा पीछे जब हमने हाइपोथेसिस को फॉर्म किया उसके बाद हम डिफरेंट टेस्ट उस पे लगाते, तो अगर हाइपोथेसिस ही नहीं फॉर्म करेंगे तो टेस्ट किस पे लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट है इट वर्क्स एज अ बेसिस फॉर फ्यूचर नॉलेज, ठीक। जितना भी आज हमने डिस्कस किया ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए।
अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।